Okay, now we are going to start a new chapter which is chapter number 4. ठीक है, और ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स. ठीक है, लाइन वाइज हमने क्या किया. फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, प्योरिक टेबल के और फिर ट्रेंड से. उसके बाद 1A 2A ग्रुप, फिर थर्ड और फोर्थ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 5 एंड 6A ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, 5A और 6A के एलिमेंट्स आप लोगों ने स्टडी करने हैं. 5A में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है 5A एलिमेंट्स का. यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, आपके पास एंटीमनी है, आर्सेनिक है और साथ में बिस्मिथ है. ठीक है, ये सारे जो हैं आपके पास, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और ये बिस्मिथ. ठीक, ये वही टेबल है. आई रिपीट कि ये टेबल पूरा याद नहीं करना, वैल्यूज याद नहीं रखनी, जस्ट ट्रेंड याद रखना है कि इंक्रीज है, डिक्रीज है और रीजंस याद रखनी है. ठीक है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है. ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो. आप लोगों को पैटर्न पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर इनकी थोड़ी सी फिजिकल अपेयरेंस हम देख लेते हैं तो फिजिकल अपेयरेंस, नाइट्रोजन आपके पास कलरलेस गैस होती है. ठीक है, और फॉस्फोरस जो है ये ब्लैक सॉलिड है, आर्सेनिक मेटालिक सॉलिड है. ठीक, और जो है आपके पास एंटीमनी वो भी मेटालिक सॉलिड है और बिस्मिथ भी. तो आप लोग देखोगे कि ये जो है आपके पास किस तरह से है. ये बेसिकली नाइट्रोजन जो है ये नॉन मेटल है. ठीक है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है. और ऐसा ऐसा ये डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ तो इसमें मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है. नाइट्रोजन में मेटालिक करेक्टर बहुत कम होता है, इस वजह से ये आपके पास नॉन मेटल है. ठीक है, और ऐसा ऐसा ये मेटालिक करेक्टर बढ़ता हुआ ये आपके पास बिस्मिथ जो है ये मेटल है. ठीक, अच्छा जी. और इसके अंदर इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रुप का नंबर होता है वो मतलब कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, ये ग्रुप 5A से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है इसकी वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसकी वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये 5 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है. उस स्टेट में क्या होगा, ये +5, ठीक है, या ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तब भी. ठीक, और अच्छा जी, अब ये +3 और ये +5 कैसे है, आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये +3 और ये +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक भी इन्वॉल्व हो जाएगा. आप देखोगे या ऐसा ऐसा क्या है, ये 3D 4D और 5D. ठीक है, तो ये जो आपके ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो इसके अंदर डी भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, डी. ठीक है, अच्छा जी. और साथ में इनका एक ट्रेंड ये है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप मूव कर रहे होते हैं तो ये नाइट्रोजन मोस्टली आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाता मिलेगा. ठीक है, लेकिन बिस्मिथ आयनिक बॉन्ड. इसका मतलब है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो ये कोवलेंट से आयनिक बॉन्डिंग की तरफ मूव करते जाएंगे. ठीक है, तो नाइट्रोजन मोस्टली जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और बिस्मिथ जो है वो आपके पास आयनिक बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे कुछ सब उनके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं. ठीक, अब यहाँ पे जनरल करेक्टरिस्टिक यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस ग्रुप 5A शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, ये नॉन मेटल्स कौन कौन से, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस. ठीक, अब नॉन मेटल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड गिव एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड यानी फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा, वो आपको नाइट्रिक एसिड दे देगा. ठीक, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट. ठीक है, मोस्टली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं वो आपको कोवलेंट कंपाउंड है. आर्सेनिक और एंटीमनी आर मेटलॉइड्स हैं. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं. बिस्मिथ एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप शोज डेफिनेटली मेटालिक प्रॉपर्टीज. जो बिस्मिथ है वो आपके पास मेटालिक, इसका मतलब है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हो तो इनका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, द मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, तो ये आपके पास मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो गया. ये खुद नॉन मेटल थे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर मेटलॉइड और फिर आपके पास अल्टीमेटली बिस्मिथ जो है वो मेटल. नाइट्रोजन हैज द greatest tendency to attract the electrons. Antimony and bismuth have the least. The trend down the group also shifts from covalent bonding. अब ये क्या है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम वही नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक आप मूव करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग इससे आयनिक बॉन्डिंग की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है. ठीक है,
फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग टू आयनिक बॉन्डिंग। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मोस्टली कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन अब बात जो एंटीमनी बिस्मथ है ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी हैव एलोट्रॉप्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एलोट्रॉपिक्स फॉर्म क्या होती हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट अगर मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स कौन सी हैं, डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स है। अगर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो हम उसको कहते हैं उसकी एलोट्रॉप्स। इस तरह से फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनकी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, इनके भी अब जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस कौन से हैं, दैट इज रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ द डी ऑर्बिटल, जो मैं आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि जब ये बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो ये अपना डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इन देयर बॉन्डिंग। ठीक, दिस इज बिकॉज, क्यों यूज कर रहे हैं, द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ अदर वैलेंशियल ऑर्बिटल्स। आपके पास ये अगर फॉस्फोरस अपना डी जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो डी क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि डी के ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी उनकी वैलेंस शेल वालों की है, तो इस वजह से वो डी ऑर्बिटल भी अपना इन्वॉल्व कर रहा होता है बॉन्डिंग में। अब किस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस मेक यूज ऑफ इट्स 3p और 3s और 3p, ठीक है, इसकी ये वैलेंस शेल वाले हैं, लेकिन उसके पास एम्प्टी एक 3d ऑर्बिटल भी है, वो इन्वॉल्व कर रहा होता है ड्यूरिंग बॉन्डिंग। अब किस तरह से वो इन्वॉल्व कर रहा होता है, पहले मैं आपको फॉस्फोरस की एक दफा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास फॉस्फोरस की वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप अब ये जो मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी बॉन्डिंग होती है तो हम वैलेंस शेल वाले ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर वैलेंस शेल वाले इन्वॉल्व होंगे तो ये आप देखोगे 3p3 p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस वजह से इसकी 3 है। ठीक है, लेकिन अब इसकी 5 किस तरह से होगी कि ये क्या करता है कि अपना इसके वो कहते हैं 3d10, क्योंकि आर्सेनिक के पास क्या आ गया है 3d। ठीक है, तो इसके पास क्या है 3d अभी एम्प्टी है, तो जो 3d एम्प्टी है क्या करेगा, ये जो 3s2 है, ठीक है, ये अपने आप को पार्शली फिल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा ऑर्बिटल्स या तो पार्शली फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अब S3s2, एस के पास 2 है ना, तो अपने आप को पार्शली फिल कर लेगा, 2 का पार्श क्या होता है 1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके 3d एम्प्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो 3d के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, d के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, p के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पार्शली फिल्ड है। ठीक है, और ये वाला जो है 3s2, 3s2 की बजाय ये हो जाएगा 3s1, तो ये भी पार्शली फिल्ड है, 3p भी पार्शली फिल्ड है, और d के पास भी एक चला गया, तो आप इस तरह से अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पार्शली फिल्ड के phosphorus make use of its 3s, 3p and the empty 3d orbitals during bonding with other elements. In phosphorus, one of the 3s electrons can be promoted to a vacant 3d orbital, giving 5 unpaired electrons. तो इस तरह से क्या होगा, 3d के पास भी एक unpaired electron है, 3p में already 3 unpaired electrons हैं, 3s2 जो था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के वो भी unpaired हो गया, तो इस तरह से 5 unpaired electrons in the valence shell. Phosphorus can thus make 3 और 5 covalent bond. इस तरह से जो phosphorus है वो 3 और 5 covalent bond बनाता है. Indeed, there 3 and 5 are the common valency of this group. ये जो 5 elements हैं इनकी जो common valency है वो 3 और 5 है, वो इस तरह से आपके पास ये बनाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड कैसे हैं कि मोस्टली जो सबसे पहले आ जाती है अक्रेंस के, ये बाकी जितने भी अभी तक हमने पढ़े थे ग्रुप्स 1a 2a 3a 4a, हमने पढ़ा था कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन आपके पास ये है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन एयर।
ठीक है, आपको N2 की फॉर्म में, आपको लाजमी नहीं है कि ये NO2 या किसी के साथ और एलिमेंट के साथ ही कंबाइन हुआ मिनरल की फॉर्म में मिले, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो फ्री स्टेट इन एयर एज अ मेजर कंस्ट्रेंट 78% बाय वॉल्यूम, अगर कोई एयर है उसका वॉल्यूम 100 है, ठीक है, तो उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन होगी, यानी मेजर कंटेंट होता है आपकी एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस का। It is an inactive gas in comparison with oxygen, which is the next major constituent of air. ठीक है, ये inactive gas है, ठीक, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपकी एयर के अंदर सेकंड मेजर जो पोर्शन है वो एयर का है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, फिर ऑक्सीजन गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट कॉमनली फाउंड एज मिनरल्स, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है नाइट्रोजन के वो मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, कॉमनली फाउंड नहीं है। ठीक है, और इन कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल लिविंग मैटर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन है, तो अमाइनो एसिड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके अंदर प्रोटीन, यूरिया, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इन सब में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो कंबाइंड स्टेट के अंदर नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल लिविंग मैटर इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, यूरिया, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बड़े डिफरेंट तरह के हैं। कॉमन ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, N2O, ठीक है, NO, NO2। ठीक है, पहले देखेंगे कैसे, N2O, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, फिर 1 1 हो गए, फिर 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, NO2। ठीक है, ये कॉमन ऑक्साइड्स है, लेकिन कुछ और ऑक्साइड्स भी हैं जैसे N2O3, N2O5। ठीक है, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ये कोई से भी स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड्स। अच्छा जी, अब ये ऑक्साइड्स किस तरह से बनाए हुए हैं, N2O, ये सबसे पहले N2O जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है जिस वजह से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये 1 नाइट्रोजन और ये सेकेंड नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, और इन सबके बेसिकली जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्टली 3 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा बना रहा हो तो इसका मतलब है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सेंटर वाला नाइट्रोजन आप देखोगे इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इधर भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये सेंटर वाला नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अच्छा, और ये वाला नाइट्रोजन, अगर इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने आपस में 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो इसका मतलब है अभी इसने मैंने आपको कहा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसने अभी अपना 3 बॉन्ड कंप्लीट नहीं किए, ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इसलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या इस तरह से। अब ये किस तरह से आप अपनी बुक में ज्यादा देख सकते हो तो क्लियर आपको नजर आएगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन ने, इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना जो कोऑर्डिनेट लोन पेयर है वो इस ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ये इस तरह से स्टेबल है, तो अगेन इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नेम बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये नाइट्रस है ये नाइट्रिक है। ठीक है, तो इनके नेम्स और फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से याद करने। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से इन्होंने अपनी बॉन्डिंग की हुई है, डबल बॉन्ड दरमियान में बनाया हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद अगर नेक्स्ट है आपके पास डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन यानी N2O3। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में जो है वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस नाइट्रोजन ने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए और एक इधर। ठीक, इस वाले ने नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड इधर बनाए हैं, एक इधर बनाया हुआ है और एक इधर, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं। ठीक है, एक इनमें से इसने कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन और ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो है इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर ही इस ऑक्सीजन को दे दिया है। ठीक, और फिर है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी कि N2O5 विच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रिक एनहाइड्राइड।
ठीक है। तो N2 ये इस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो आपके पास नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो ये सारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और फॉर्मूला और नेम अच्छे से आप लोगों ने याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये एक एक करके अब हमने ऑक्साइड को स्टडी करना है। सबसे पहले डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन यानी कि N2O, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन है कि आप इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये N2O कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑन मेटालिक जिंक, ठीक है। मेटालिक जिंक के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा जी, अगर आप लोगों की बुक में ये HNO लिखा है तो ये गलत है, ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ ही हमने रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे भी अपनी बुक्स में सही कर लें कि ये HNO2, अब यहाँ पे देखें HNO लिखा हुआ था, ये HNO2, जबकि ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो ये सही कर लें। नाइट्रिक एसिड और जिंक का जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वाटर है, साथ में जिंक के NO3 होल ट्वाइस N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का, इट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट आपके पास सॉलिड फॉर्म में NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, इसको आपने हीट करना है, सॉलिड फॉर्म में है तो आप हीट करोगे इसको हाई टेम्परेचर पे विच इज 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O में और साथ में वाटर इसमें से, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये N2O में और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये खुद सॉलिड था लेकिन प्रोडक्ट्स इसने लिक्विड और गैसेस दी हैं। अच्छा, टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट को, कि एक्सप्लोजन ना हो जाए, ठीक है, ब्लास्ट ना हो जाए, अगर उस चीज़ का खतरा है तो आप इसको सोडियम नाइट्रेट से भी रिप्लेस कर सकते हो या अमोनियम सल्फेट के साथ भी, ठीक है। तो तब भी ये सेम आपके पास ऐसे ही प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन अगर आप सोडियम नाइट्रेट यूज़ करें तो ऑब्वियसली सोडियम का भी कोई एक आपके पास बाय प्रोडक्ट आएगा, अगर अमोनियम सल्फेट यूज़ करें तो ऑब्वियसली सल्फर के साथ भी कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और इसकी बस हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड स्वीटिश टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कैसा है, मीठा सा टेस्ट है और प्लेजेंट अच्छी सी उसकी खुशबू है। इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अभी तक हम पीछे जो भी पढ़ते आए थे बोरेक्स और बोरेक, वो सब में क्या था, कोल्ड वाटर के अंदर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल थे, यानी वाटर में सॉल्युबल इतने नहीं थे कोल्ड वाटर में। लेकिन अब आपके पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि फेयरली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में। इट्स मिक्सचर विद लिटिल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, अगर ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ इनहेल कर रहे हो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को, तो प्रोड्यूस हिस्ट्रिकल लाफ्टर, यानी कि एक आपको हंसी छूट जाती है, ठीक है। आपको अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह या पागलों की तरह, ठीक है, हिस्टेरिकल लाफ्टर, हेंस इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस भी। नाइट्रोजन ऑक्साइड को ये अपने पास हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, ठीक है। तो लाफिंग गैस क्या है, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये लाफिंग गैस, इसलिए इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी, कि अगर कभी लीकेज हो गया तो आप उसकी लीकेज को तो कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लीकेज की वजह से क्या होगा, आप उसको इनहेल कर चुके होगे जब तक आपको पता चलेगा ये लीक हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेजेंट स्मेल है। जब आप उसको इनहेल कर चुके होते हैं और आप फिर हंसना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उस माइंड में ही नहीं रहते कि आप अब उसकी लीकेज को कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत एहतियात से करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसके रिएक्शंस भी, बस ये 2 रिएक्शंस हैं, ये हम कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट रिएक्शन है कि इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबल्स ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग एंड ग्लोइंग स्प्लिंटर। अच्छा जी, इसके यूज, इसका रिएक्शंस में क्या है कि ये कंबस्टन नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन की कंबस्टन होती है ये उस तरह से नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इट सपोर्ट्स कंबस्टन इफ बर्निंग सब्सटेंसेस सच एज सल्फर ऑक्सीजन, ये सपोर्ट करता है बर्निंग में, ठीक है, लेकिन उस तरह की कंबस्टन नहीं करता जैसे कि ऑक्सीजन में है। तो किस किस, अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कंबस्टन हो रही है, बर्न हो रही है, सल्फर है या फॉस्फोरस है, तो उसमें हेल्प करता है, आर टेकन इन द सिलेंडर कंटेनिंग दिस गैस, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सल्फर यानी और N2O का या P4N2O का इनका रिएक्शन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या फॉस्फोरस ऑक्साइड बन रहा है, साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। फर्स्ट है, उसके बाद इसका एक सेकेंड रिएक्शन है कि व्हेन N2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर वाली कॉपर है, ठीक है। रेड हॉट कॉपर के साथ जब N2O का रिएक्शन होता है तो इट इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन गैस के अंदर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमारा N2O का रिएक्शन सल्फर के साथ है, फॉस्फोरस के साथ है या कॉपर के साथ है, तो इन सबके केसेस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इन सब के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड्स बन गए और नाइट्रोजन खुद क्या हो रही है, रिड्यूस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये N2O क्या है, ये एक रिड्यूसिंग गैस है, यानी कि दूसरों के ऑक्साइड्स बना देती है, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लिया और ये खुद रिड्यूस हो गई है, ठीक है, यानी कि दूसरों के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दिया और खुद में से इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। बस आज हम यहीं तक ही करते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स